जय हिंद साथियों, हम बात कर रहे थे समाजवाद की, जिसकी हमने परिभाषाएं समझी, उसके सिद्धांत समझे, उसका दार्शनिक दृष्टिकोण समझा। अब आगे हम बात करेंगे भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की, जिसका कार्यान्वयन कैसे हुआ और प्रगति व समीक्षा भी इसकी हम करेंगे। जिस आधार पे हमने देखा था समाजवाद को, उसमें हमने बात की थी उसकी परिभाषा की कि जितने भी समाजवादी होंगे उतनी परिभाषाएं दी जा सकती हैं, लेकिन एक परिभाषा भी दी थी, उसको मैं आपके साथ साझा कर चुका हूं। इसके बाद हमने उसकी विशेषताएं समझी और उसका दार्शनिक पृष्ठभूमि समझी। उसमें दार्शनिक पृष्ठभूमि में क्या क्या था कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय, सहयोग के साथ रहित जीवन, उत्कृष्ट जीवन, मानववादी दृष्टिकोण, इन सिद्धांत दृष्टिकोणों को हमने देखा था। उसके बाद हमने बात की थी सिद्धांतों की। समाजवादी सिद्धांत जो है उसके 7 सिद्धांत हैं, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था स्वप्नलोकी समाजवाद। स्वप्नलोकी समाजवाद को हम समझेंगे जो कि सिर्फ लाइब्रेरी में रह करके रह गया, वो जमीन पर व्यवहारिक स्तर पर नहीं आया। दूसरा हमने बात की थी फेबियनवाद की। फेबियनवाद जो था जो सिर्फ इंग्लैंड की देन रहा और बाहर नहीं गया। जो तीसरा सिद्धांत था समष्टिवाद, जो इंग्लैंड के बाहर अन्य देशों में समाजवाद डेवलप हुआ, जो विचारधारा डेवलप हुई, उसको समष्टिवाद कहा गया। वहीं पर समष्टिवाद और फेबियनवाद के बीच का सिद्धांत जो निकला श्रेणी समाजवाद, ये काफी उग्र था। उसके बाद भी इसके बाद जो डेवलप हुआ पांचवा सिद्धांत श्रमिक संघवाद का सिद्धांत, इसको हमने देखा। उसके बाद सबसे लास्ट में छठवां सिद्धांत आया वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद का साम्यवाद। इसको हमने जब देखा स्वप्नलोकी समाजवाद को व्यवस्थित ढंग से इम्प्लीमेंट करने का सिद्धांत था, लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी कि जो श्रमिक वर्ग था वो सत्ता पर आएगा, पूंजीपति को समाप्त करके एक संकटकालीन अवस्था उत्पन्न होगी। उसके बाद उस राज्य को खत्म करके वो चीजों को वर्गहीन समाज में डेवलप करेगा। लेकिन इसमें कमी ये होती कि वर्गहीन समाज में डेवलप नहीं होता, जो हमने पूर्व सोवियत और चीन में देख रखा है, जो तानाशाही तब्दील हो जाती है। सबसे अंत में हमने डिस्कस किया था लोकतांत्रिक समाजवाद, जो आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है, उसी की तरीके से चीजें डेवलप होती हैं। इसमें बताया गया था कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद होगा वो स्वप्नलोकी समाजवाद की जो विचारधारा है, जो उसमें सिद्धांत बताए गए, उन्हीं को जमीनी स्तर पर लागू करेगा, लेकिन एक व्यवहारिक स्तर पर लागू करने का एक उसका एक तरीका होगा, लोकतांत्रिक तरीका होगा। वो किसी क्रांति की बात नहीं करते, वो धीरे धीरे समाज में डेवलप करने की बात करते हैं। जिसको अब हम देखेंगे, जो भारत में लोकतंत्र समाजवाद है, हमारी प्रस्तावना में कहा गया हम समाजवादी हैं, जिसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लिया गया। समाजवादी पहले भी थे हम, लेकिन उसको जोड़ा गया। लेकिन जहां पर हमने समाजवाद की बात की, वो हमारे यहाँ हमारे मुल्क में लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की गई। यहाँ पर किसी क्रांति की बात नहीं की गई, लोकतांत्रिक तरीके से धीरे धीरे चीजों को डेवलप किया गया। जैसे अस्पतालों को जो जनहित कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, वो भी एक तरीके से लोकतांत्रिक समाजवाद का उदाहरण होती हैं। जो स्कूल चलाए जाते हैं वो भी लोकतांत्रिक समाजवाद का एक उदाहरण है। इसी तरीके से हम अपने समाज में देखेंगे कि लोगों को कॉलोनियां दी जाती हैं जिनके घर नहीं होती, वो भी एक लोकतांत्रिक समाजवाद का उदाहरण है, जो जमीनी स्तर पर कार्य होते हैं। तो हम आगे और रूपरेखा में तैयार करके बात करेंगे कि जो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है वो कार्यान्वयन कैसे हुआ, उसकी प्रगति कैसी हुई, साथ में उसकी हम समीक्षा भी करेंगे। तो इसकी शुरुआत कीजिए। जो भी अवधारणा होती है, यदि उसके बाद समाजवाद जुड़ता है, यानी समाजवाद का जुड़ना कहते हैं कि एक कल्याणकारी अवस्था, एक कल्याणकारी व्यवस्था को जन्म देता है। वही लोकतांत्रिक समाजवाद में ये लोकतंत्र का, लोगों का जो तंत्र होगा, लोगों की जहाँ पे भागीदारी होगी, वहां पे समाजवाद उभर कर आएगा। समाजवाद का उभरना कहेंगे कि उसके लोगों का जन कल्याण हो, समान रूप से, समान न्याय से, समान स्वतंत्रता से। वही कहते हैं कि भारत में समाजवादी विचारधारा का प्रवेश राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही हो गया था, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य देश के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के साथ साथ समता युक्त, न्याय युक्त समाज की स्थापना करना भी था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में समाजवादी लक्ष्य की प्राप्ति लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास प्रारंभ हुआ। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही भारत में समाजवादी लक्ष्य को और तेजी से उजागर किया गया। बिल्कुल उजागर किया गया, वो लोकतंत्र के साधनों को अपनाकर ही किया गया। बिल्कुल वही भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि नेहरू जानते थे कि भारत की संस्कृति में शुद्ध रूप से मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद को नहीं अपना सकते। बिल्कुल जो मार्क्सवादी विचारधारा है, जो लेनिनवादी विचारधारा है, हम भारतीय जो है उसको शुद्ध रूप से नहीं अपना सकते हैं। वही नेहरू एक और गरीबी तो दूसरी ओर पूंजीवादी शोषण एवं साम्यवादी के
सर्वाधिकारीवादी शासन दोनों को समझाते हुए, महसूस करते हुए ऐसा निर्णय लिया है कि देश को अपनी समस्याओं से निकालने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद को लाना ही बेहतर होगा। यदि हम मार्क्सवाद को और लेनिनवाद को नहीं अपना सकते, इसलिए हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने समाज की समस्याओं को निकालेंगे, समाज की समस्याओं से लोगों को उजागर करेंगे। बिल्कुल। इससे एक तरफ जहां नेहरू की मार्क्सवादी दृष्टि भी संतुष्ट नहीं हुई कि दूसरी तरफ देश में हिंसात्मक क्रांति से भी बचाया जा सकता था। कहने का तात्पर्य है कि नेहरू की मार्क्सवादी दृष्टि भी संतुष्ट नहीं हुई और दूसरी तरफ देश को हिंसात्मक क्रांति से भी बचाया जा सकता था। बिल्कुल, ये वही बात कर रहे हैं कि जब भारत आजाद हुआ हमारा मुल्क, ये ऐसा नहीं था कि समाजवाद हमारे आज से शुरू हुआ है। समाजवाद पहले से भी क्रांतिकारी आंदोलनों में था। जब हमारा देश आजाद हुआ, जब नेहरू की प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ जो गरीबी है, जो सारी व्यवस्था है, यहाँ पर हमारे मुल्क में जितनी विविधता है, यहाँ पर मार्क्सवाद और लेनिनवाद की तरह नहीं समाजवाद इम्प्लीमेंट किया जा सकता, क्रांति नहीं की जा सकती। यहाँ पर पूंजीपति को भी बना करके रखना होगा, जिससे देश को आगे बढ़ाया जा सके, और गरीबों की भी बात करनी होगी। उस आधार पे उन्होंने समाजवाद को जिस तरीके से अपने विविधता के आधार पर उसको स्वीकार किया, उसमें कहा कि हमारे पास समाजवाद होगा, हम गरीबों की बात करेंगे, गरीबों की लोक कल्याणकारी नीतियां बनाएंगे, जिसको राज के नीति से तत्व में भी शामिल किया गया। और ये भी कहा गया कि हम हिंसात्मक क्रांति के जरिए समाजवाद को नहीं लाएंगे, हम लोकतांत्रिक समाजवाद, हमारी संसद में बिल पास होंगे लोकतांत्रिक तरीके से, और उस आधार पर जन कल्याणकारी नीतियां बनती रहेंगी, जिनका उदाहरण हमें आज भी मिलता रहता है। तो आजादी के उपरांत जमींदारी उन्मूलन, उनके उद्योगों एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं के विलियंस की समाप्ति, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी लोकतंत्र को सर्वाधिक रूप में पाने का प्रयास, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, नियोजित अर्थव्यवस्था को लागू करके पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा एवं वैज्ञानिक संगठनों का प्रयोग करते हुए कृषि एवं उद्योगों को बढ़ावा देते हुए हरित क्रांति करना, ऑपरेशन फ्लड, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद पाने का प्रयास किया गया। साथ ही संविधान के 73वें और 74वें संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों व नगर पंचायतों के स्तर तक लोकतांत्रिक समाजवाद को पाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बात कर रहे हैं, जो हमने बात की कि जो हमारा देश आजाद हुआ, तो उसमें हमने कई सारे कार्य किए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जो राजशाही थी उसको समाप्त किया, धीरे इनको लोकतांत्रिक तरीके से चीजें डेवलप करते चले गए और एक लोकतांत्रिक समाजवाद का निर्माण किया, जिसकी प्रयास अभी भी हम कर रहे हैं। जो इसमें 73वां और 74वां संविधान संशोधन बताया गया है, वो एक लोकतांत्रिक विचारधारा को अच्छी तरीके से व्यक्त करता है, क्योंकि ये स्थानीय स्वशासन की बात करता है। बिल्कुल, स्थानीय स्वशासन में जन भागीदारी बहुत व्यापक रूप से की जाती है। बिल्कुल, इसलिए इन्होंने गरीबी को दूर करने के लिए ही और पूंजीवादी अवधारणा को पूर्ण रूप से नकारा नहीं है, लेकिन उसी को सर्वाधिकार देते हुए ही अपने आप को एक लोकतांत्रिक तरीके से विकसित करने का पूरा प्रयास किया। बिल्कुल। वहीं उसके बाद कुछ नई स्थितियां उभर कर आती हैं जो 1991 में आई। 1991 में ऐसी स्थिति उभर कर आई कि एक नई औद्योगिक क्रांति आई। एक नई औद्योगिक नीति के पश्चात, जो कि 1991 में आई थी, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की संरचना एवं दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने लगे। ताकि जो कि हमारी लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा है, वो 1991 से और आगे बढ़ने लगी, यानी उसने और व्यापक रूप लेने लगी। इस क्रम में निजी एवं विदेशी निवेश के लिए विभिन्न क्षेत्रों को खोलना, विनिवेशीकरण, उद्योगों का सरकारी नियंत्रण को कम करना, सहकारिता के स्थान पर प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र में निजी तथा विदेशी भागीदारी के लिए खोल दिया गया। बिल्कुल, क्योंकि एक चहुमुखी विकास के लिए, एक पूर्ण रूप से विकास के लिए आपको सभी क्षेत्रों में जाना पड़ेगा और अपने आप को व्यापक स्तर पर देश विदेश में फैलाना पड़ेगा, जो कि एक 1991 में जो एक औद्योगिक नीति बनी है, उससे इस रास्ते को अपनाया गया और व्यापक तरीके से अपनाते चले गए। बिल्कुल, लेकिन परंतु हम इन विभिन्न कारकों का उद्देश्य समाजवादी लक्ष्य से विचलित होना नहीं, बल्कि वर्तमान परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार उसे नए परिप्रेक्ष्य और नए तरीके के प्राप्ति के प्रयास करना हो। इसका उद्देश्य सरकारी घाटे को कम करके प्रतियोगिता के माध्यम से गुणवत्ता एवं उत्पादन के में सुधार लाना, देश की आय को बढ़ाना, रोजगार के नए क्षेत्रों का सृजन करना, व्यक्ति को उत्पादन में अधिकाधिक सहभागिता बनाना, उपभोक्ता को कम
कीमत पर उन्नत वस्तुएं उपलब्ध कराना और विश्व व्यापार संगठन जो कि WTO के तहत दिए जाने वाले तर्कों को कार्यरूप प्रदान करना। स्पष्ट हो जाता है कि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। ये बात कर रहे हैं कि ये जो नई उभरती अर्थव्यवस्था आई, नई स्थिति उभर करके आई, तो ये हमने समय के अनुसार खुद को औद्योगिकरण में डेवलप किया और विनिवेशीकरण किया जब हमने अपनी खुली अर्थव्यवस्था को 1991 में अपनाया। तो इस समय के अनुसार हमने खुद को परिवर्तित किया, लेकिन हमने इससे ये नहीं कहा जा सकता जब हमने खुली अर्थव्यवस्था को विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू किया, वहां पर अपने यहाँ उद्योग डेवलप किए, तो उससे ये नहीं कि हमने समाजवादी लक्ष्यों को छोड़ दिया। हमने उनके साथ भी बनाए रखा उनको और आगे कार्य करते रहे, उसको समाज में अच्छे बेहतर तरीके से लागू करते रहे। अब इसमें हम देखेंगे समाजवाद जो है और वो मार्क्सवाद में समानताएं क्या क्या होती हैं, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। जी जी जी, क्योंकि समाजवाद और मार्क्सवाद जो कि नेहरू जी ने कहा है कि वो, क्योंकि दोनों चीजों को, दोनों ही सिद्धांतों का समर्थन करते हुए कहते हैं कि समाजवाद करेंगे, हम समाजवाद लाएंगे, जन कल्याण होगा, लेकिन वो मार्क्सवाद की विचारधारा को भी अपनाया, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा एक होती है वैज्ञानिक समाजवाद की ओर बढ़ावा देती है। बिल्कुल। मार्क्सवादी विचारधारा आपको वैज्ञानिक सामाजिक अवधारणा को अपनाने के लिए अग्रसर करता है। बिल्कुल। इसलिए इन दोनों को समानता के रूप में देखा गया है। इन दोनों में समानता के कुछ बिंदु दिए गए जो स्पष्ट तरीके से इसी पर प्रकाश डालते हैं, इसी बात को, सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि व्यक्तिगत प्रगति की जगह समाज को अधिक महत्व देना है, एक व्यक्ति को नहीं पूरे समाज को बढ़ाना है। बिल्कुल। पहली समानता दोनों की ये है, समाजवाद और मार्क्सवाद की समानता क्या है कि समाज को अधिक महत्व देना है, ना कि व्यक्ति को। दूसरी समानता है, दोनों में मानव मात्र से प्रेम की बात कही गई है एवं वर्ग, जाति, वर्ण आदि के भेदों का त्याग किया गया है। बिल्कुल। यानी जो भी वर्ण जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है उनको त्यागा गया है, उनके त्याग पर बल दिया गया है। वही तीसरी समानता यह है कि राजनीति की जगह सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित कराने पर दोनों जोर देते हैं। बिल्कुल। आगे चौथी विशेषता है कि अत्याचार एवं शोषण से मुक्ति का प्रयास करना है। वही पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न दुष्परिणामों से जनता को मुक्त कराना है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा शोषण हो रहा था, उसके दुष्परिणामों से, उसके दुष्प्रभावों से जनता को मुक्त कराना है ताकि अत्याचार और शोषण को बढ़ावा ना मिल सके। बिल्कुल। यहाँ पर हमने समझ लिया कि समाजवाद और मार्क्सवाद, उसमें समानताएं जो हैं इनको भी हमें लेकर के चलना, क्योंकि इनकी जो अच्छाइयां हैं हमें उसे अभी भी अपने समाज में डेवलप करना है और धीरे धीरे करते रहना चलता है, लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद तरीके से करते रहना है। तो ये हमने देख लिया लोकतांत्रिक समाजवाद और समाजवाद की जो सारी चीजें थी उसको हमने एक साथ समझ लिया। अब हम आगे बात करेंगे मार्क्सवाद की। एक मार्क्सवाद को बड़ा विचार है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे।